हेलो एवरीवन। आज की स्टोरी की शुरुआत होती है एक ऐसे लड़के से जिसे पूरी दुनिया बेकार समझती थी, लेकिन असल में उसके अंदर छुपा था एक ऐसा रहस्य जो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को हिला के रख सकता था। हमारी इस कहानी के हीरो का नाम है किंगमिंग। उसके पास है सुप्रीम दाओ बोन नाम की सबसे रेयर और पावरफुल पावर। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये है कि हेवन का ब्लेस्ड सन होने के बावजूद भी वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी कल्टीवेट नहीं कर पाया और अपने ही सेक्ट के बारे में पता चल जाता है और उस अपने के बारे में जिसे वो शुरू से गलत समझते आ रहा था। कहानी की शुरुआत होती है हमें रूथलेस डीमन क्वीन जुआनशी को दिखाते हुए, जो इतनी गुस्से में थी कि डुआनजियान सेक्ट को पूरी तरह से मिटा के रख देना चाहती थी। वो वहाँ पर मौजूद कल्टीवेटर्स की मौत बनकर उनके सामने आ जाती है। उसने अपने एक ही अटैक में वहाँ के सुप्रीम एल्डर को अपने घुटनों पर ला दिया था, जो डीमन क्वीन को इतने गुस्से में देखकर एक ही सवाल करते हैं, क्या तुम सच में उस कचरे के लिए टियानजुआन सेक्ट को मिटा देना चाहती हो? पर वो टियानजुआन सेक्ट के डिसाइपल्स को अपने पैरों तले कुचल कर अपने हाथों से रौंदते हुए अपना कोल्ड ऑरा शो करने लग जाती है। उसे किसी की परवाह नहीं थी, इसके बावजूद भी कि टियानजुआन सेक्ट को बचाने के लिए पूरे कॉन्टिनेंट के एल्डर्स कल्टीवेटर्स उसके खिलाफ हो चुके हैं। वो सबको धमकाते हुए कहती है कि मैंने आज अपने सबसे चहेते इंसान को खोया है। तुम्हें क्या लगता है कि अपनी जान से ज्यादा प्यारे इंसान को खोने के बाद मैं यहाँ किसी को जिंदा छोड़ूंगी? अगर मुझे पूरी दुनिया के खिलाफ जाकर भी टियानजुआन सेक्ट को मिटाना पड़ा तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। उसने अपना खतरनाक डेमोनिक किलिंग इंटेंट रिलीज करना शुरू कर दिया था, जिससे डर के मारे उनकी सट्टे पेटी गुलोनी शुरू हो जाती है। इधर उसके पास एक डिवाइन बोतल मौजूद थी, जिसके अंदर हमें और किसी की नहीं बल्कि किंगमिंग की सोल को दिखाते हैं, जो जुआनशी को इतने गुस्से में देखकर उसे खामोश रहने को कहता है। किंगमिंग को खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये डीमन रूथलेस क्वीन उसके लिए सारी दुनिया से लड़ना चाहती है। डीमन क्वीन के जवाब को सुनकर अब जाकर उसे एहसास होता है कि ये लड़की उसे पागलों की तरह प्यार करती है। इसी के साथ कहानी पीछे जाती है और किंगमिंग अपने लफ्जों में हमें बताता है कि आखिर इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई थी। ये बात है आज से ठीक 10,000 साल पहले की, जब मिंगजियांग टेरिटरी जो कि जुआनशुई का बर्थलैंड है, वहाँ पर 10,000 सालों तक लड़ाइयाँ होती रहीं। मियाओजियांग टेरिटरी पूरी तरह से खत्म होने ही वाला था कि तभी एंट्री होती है जुआनशुई की, जो आते ही अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, अपने डिसाइव और रूथलेस आयरन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए सभी 12 ट्राइब्स को हरा कर अपना गुलाम बना लेती है। वो इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि हर कोई कल्टीवेटर उसे डीमन क्वीन के नाम से एड्रेस करने लगा और उस दिन के बाद से वो मियाओजियांग डायनेस्टी को रूल करने लगी और उसी दौरान उसे किंगमिंग से प्यार हो गया। रीजन तो उसे खुद नहीं पता कि आखिर इस लड़की ने उसमें ऐसा क्या देखा, पर उसे हासिल करने के लिए जुआनशुई ने टियानजुआन सेक्ट पर हमला कर दिया और उनके सामने एक शर्त रखी कि अगर वो किंगमिंग को उसके साथ भेज दे हमेशा हमेशा के लिए, तो टियानजुआन सेक्ट की तरफ वो मुड़कर भी नहीं देखेगी। बिना कल्टीवेशन पावर के भी हमारे हीरो ने उसके साथ उसके खिलाफ फाइट की थी और इसी दौरान उसे पता लग चुका था कि ये लड़की बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर उसका पूरा सेक्ट भी उसके खिलाफ हो गया तो वो उसे नहीं रोक सकते। ये बात उसके सेक्ट के एल्डर्स को और यहाँ तक कि डिसाइपल्स को भी अच्छे से पता था। वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि सुप्रीम दाओ बोन होने के बावजूद भी ये कचरा बचपन से एक रियाल भी कल्टीवेट नहीं कर पाया और अब देखो इस कचरे के बदले हमें इस डीमन क्वीन से छुटकारा मिलने वाला है। देखते हैं कि ये हमारे लिए अपना सैक्रिफाइस देता है या नहीं। उसके बचपन का प्यार और उसकी फियांसे किंगवे भी अपनी और इस सेक्ट की जान बचाने के लिए उसे जुआनशुई के हवाले होने को कहती है। सबने उसके बदले सेक्ट को बचाने का सौदा मंजूर कर लिया था। ये देखकर किंगमिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ना जाते हुए भी वो जुआनशुई के साथ जाने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन अपने दिल से नहीं। एक रात मौका पाकर वो अपने सेक्ट वापस आ जाता है। इससे पहले भी उसने भागने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन पकड़े जाने पर जुआनशुई उसे काफी ज्यादा टॉर्चर करने लगी और इस बार फाइनली वो सक्सेसफुल होकर अपने सेक्ट वापस आ गया था। ये सोचकर कि कोई ना सही कम से कम उसकी फियांसे किंगवे तो उसे देखकर खुश होगी, पर वो तो उसके केयर का झूठा नाटक करते हुए उससे ये पूछने लगती है कि कहीं उस डीमन ने उसकी सुप्रीम दाओ बोन्स को तो हर्ट नहीं किया। पर जैसे ही उसे किंगमिंग से पता लगता है कि उसकी दाओ बोन्स पूरी तरह से ठीक है और यहाँ तक कि वो स्पिरिचुअल पावर भी रिलीज करने लगी है, हमें उस चुड़ैल का असली चेहरा नजर आता है, जो कि हमारे हीरो के छाती में अपना हाथ घुसाते हुए उसके दाओ बोन को बाहर निकाल लेती है। जब किंगमिंग के सामने उसका असली चेहरा आता है तो उसे यकीन नहीं होता कि जिससे वो बचपन से इतना प्यार करते आ रहा है वो उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर रही है। उससे पूछने पर इस मैडम का कहना था कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम जैसे यूजलेस इंसान के साथ इतने सालों से प्यार का नाटक क्यों कर रही हूँ, जिसके पास ना तो पावर है और ना ही पैसा। ऑफ कोर्स मुझे तुम्हारे पास से ये सुप्रीम दाओ बोन्स चाहिए था। आखिर हेवन का ये रेयर ट्रेजर तुम जैसे कचरे के पास कैसे छोड़ सकती हूँ? पता है जब मुझे पहली बार तुम्हारे पास इस सुप्रीम दाओ बोन के होने का पता चला था तभी तो मैंने तुमसे शादी के लिए हामी भरी थी। जानते हो इतने सालों में मुझे कैसा महसूस होता था जब जब तुम प्यार से मेरा नाम लेते थे। मुझे खुद से नफरत होती थी। ये कहते हुए वो उसे पैरों के नीचे को चलना शुरू कर देती है। यहाँ उसके मरते ही जुआनशुई को पता लग जाता है और वो गुस्से में अपनी पावर रिलीज करना शुरू कर देती है, जिससे वहाँ का मौसम तबाही में बदलना शुरू हो चुका था।
डीमन क्वीन को भड़कता देखकर हर कोई उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहा था, पर वो के लिए अपनी पावर का यूज करेगा, उसकी स्वॉर्ड हर किसी को निपटा देगी। और यहाँ पर तो पूरी दुनिया के कल्टीवेटर ने अपनी पावर का यूज किया था, तो वो सारे एक सांस में मारे जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें किंग मिंग को दिखाते हैं जो कि अपनी पास्ट लाइफ में रिवाइव हो चुका था, वो भी उस वक्त में जब वो भागने की 2-3 कोशिश कर चुका है। इस बार भी भागते वक्त वो फेंट हो चुका था और तभी वहाँ पर ज़ुआनशी आ जाती है। अब तक हमारे हीरो ने एनालाइज कर लिया था कि वो अपनी पास्ट लाइफ में वापस आ गया है। अब जब हेवन ने उसे एक मौका दिया है तो वो अपनी पिछले जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। तब जब उसे पता है कि कौन उससे प्यार करता है और कौन उससे नफरत। इस बार जब ज़ुआनशी आती है तो वो उस पर नाराज नहीं होती, बल्कि उसे कहती है कि बदमाश लड़के, मैंने पूरे मियांग टेरिटरी को तुम्हारे लिए खुला छोड़ा है, लेकिन तुम फिर भी भागने की कोशिश करते हो। ये कहकर वो अपना एक ट्रेजर निकालती है और उसी से हमारे हीरो को हिट करने लगती है। उसको करने के बाद फिर वो खुद को हिट करने वाली थी, पर यहाँ किंग मिंग उसे रोक लेता है। वो उसे खुद को हट नहीं करने देता। ज़ुआनशी हैरान थी कि पिछले 30 सालों में इस लड़के ने पहली बार उसे हाथ लगाया, वो भी उसके अटैक को रोकने के लिए। आखिर अचानक से इसमें इतनी हमदर्दी कैसे आ गई? ज़ुआनशी को तो शक हो रहा था कि क्या ये लड़का भागने के लिए कोई और प्लान बना रहा है, पर यहाँ किंग मिंग के माइंड में चल रहा था कि पिछली लाइफ में उसे लगता था कि ये डीमन क्वीन सिर्फ उसे टॉर्चर करती है, लेकिन अब जब उसे पता है कि उससे प्यार करती है तो वो समझ चुका था कि जो हिट वो हमारे किंग मिंग को करती है वो खुद को भी करती है, ताकि खुद को सजा दे सके। और इस बार वो ऐसा नहीं होने देगा। ज़ुआनशी को अपने लिए हर्ट होता नहीं देख सकता, तो वो उसकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उसके सामने अपना प्यार का इजहार करते हुए उसे किस कर लेता है। अब अचानक से जो तुम्हें इतनी नफरत करता हो तुम्हारे लिए अपना प्यार एक्सप्रेस करने लगे तो तुम भी हैरान रह जाओगे। बेचारी ज़ुआनशी तो सकपका जाती है और वो उसे कंट्रोल करते हुए अपनी बाहों में भर लेता है। वापस से जिंदगी हासिल करने के बाद वो कसम खाता है कि वो अपने दुश्मनों को इतना टॉर्चर करेगा कि वो मौत की भीख मांगने लगे। ये सारी बातें करते हुए हमारा हीरो किंग मिंग नोटिस करता है कि उसकी सुप्रीम दाव पून अचानक से एक्टिवेट हो गई है। वो तो स्पिरिचुअल पावर भी अब्सॉर्ब करना शुरू कर चुकी है। इसका मतलब ये था कि वो भी नॉर्मल कल्टीवेटर की तरह कल्टीवेट कर पाएगा। इसे भी ज़ुआनशी को होश आ जाता है, जो कि सदमे से बेहोश हो चुकी थी। उसे तो लग रहा था कि किंग मिंग का प्लान था कि वो उसे जान से मारकर यहाँ से निकलेगा, लेकिन खुद को सही सलामत देखकर वो फिर से किंग मिंग से सवाल करती है कि तुमने मुझे मारा क्यों नहीं, ये तो अच्छा टाइम था ना। पर किंग मिंग उसके सामने एक्सेप्ट करता है कि वो ऐसे इंसान को बिल्कुल चोट नहीं पहुँचाएगा जो इस दुनिया में उससे सबसे ज्यादा प्यार करता हो। और आज के बाद से पास्ट लाइफ के बारे में सोच रहा था कि कैसे कल्टीवेशन ना होने की वजह से मैदन बी की एल्डर ने उसे यूजलेस बोलकर निकाल फेंका था और उसकी इकलौते भरोसेमंद इंसान उसकी फियांसे ने उसकी जान ले ली थी। प्रेजेंट में वापस आकर वो अपनी सुप्रीम दाव बोन्स को चेक करता है, जिसकी पावर एक्टिवेट हो चुकी थी। उसे सडनली रियलाइज होता है कि शायद इसकी वजह बिट्रेयल और वो पेन है जो उसने मरने से पहले बर्दाश्त किया था, और पिछली लाइफ के पेन को बर्दाश्त करने की वजह से उसकी पावर एक्टिवेट हो गई और अब वो अपनी इस लाइफ में कल्टीवेशन कर सकता है, वो भी स्मूथली। तो वो टाइम वेस्ट नहीं करता, फटाफट कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसे जल्द से जल्द ताकतवर होकर अपने दुश्मनों से बदला भी तो लेना था। इसी बीच देखते ही देखते आधा महीना गुजर जाता है, जहाँ दिन भर हमारा हीरो कल्टीवेशन में बिजी होता है और रात को अपनी मैडम को खुश करने में। जहाँ आधा महीना ज़ुआनशी के साथ दिल से टाइम स्पेंड करने के बाद हमारे हीरो को उसके बारे में काफी और चीजें पता लगती है, जैसे कि किंग मिंग को चूज करने की वजह से उसके खुद के सेट के लोग उसके खिलाफ होते जा रहे हैं। किंग मिंग के कमजोर होने की वजह से वो हर बार ज़ुआनशी के रास्ते में आ जाता है और लोग उसे इजीली टारगेट कर लेते हैं, लेकिन उससे भी उसे फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर तो हमारे हीरो की वफादारी उसके लिए और ज्यादा बढ़ जाती है। वो कसम खाता है कि वो उसे आज के बाद कभी धोखा नहीं देगा। तभी मियांग टेरिटरी के एक एल्डर आते हैं और वो अपने साथ कुछ हर्ब्स लेकर आए थे, जिन्हें ज़ुआनशी ने भेजा था ताकि वो किंग मिंग की कल्टीवेशन में हेल्प कर सके। हालांकि किंग मिंग ये बात ज़ुआनशी से छुपा रहा था, लेकिन उसने सेंस कर लिया था कि उसका होने वाला हस्बैंड पहले से ज्यादा पावरफुल हो रहा है। ये देखकर कि वो उसे सपोर्ट करती है, वो ट्राई करता है कि वो और ज्यादा पावरफुल होगा और उसके अपने लोगों से उसे बचाएगा। तभी वहाँ ज़ुआनशी की पर्सनल सर्वेंट आती है, जो हमारे हीरो को अपने साथ होली टेम्पल लेकर जाना चाहती थी, क्योंकि उसे ज़ुआनशी ने बुलाया था। होली टेम्पल जाने के रास्ते में किंग मिंग सोच रहा था कि मैं जानता हूँ उसने मुझे क्यों बुलाया होगा, क्योंकि वो शादी करना चाहती है, लेकिन मुझे लगता है कि उसके केव मास्टर्स इतनी आसानी से उसे ऐसा करने नहीं देंगे। और ये बात बिल्कुल सही थी। दूसरी तरफ हमें ज़ुआनशी को दिखाते हैं, जो अपने सेक्ट में मौजूद बाकी सारे लोगों से राय देती है कि क्या आप लोगों को भी लगता है कि किंग मिंग मेरे लायक नहीं। तो वहाँ पर मौजूद एक एल्डर सामने आते हुए कहती है कि होली मैडन, आप हमारे मियांग टेरिटरी की अनपैरेलल्ड जीनियस है। आपको लगता है कि आप एक ऐसे लड़के के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकती हैं जिसके पास कल्टीवेशन के नाम पर कुछ भी नहीं, जिसे खुद के सेक्ट ने ये कहकर धक्के मारकर निकाल दिया कि वो एक कचरा है। मेन केव मास्टर होने के नाते मैं आपको राय दूंगी कि आप उससे जल्द से जल्द अपना पीछा छुड़ा लें, क्योंकि अगर आप उसे अपने लाइफ में जगह दे भी देंगी तो भी मियांग के लोगों के लिए आपको उसे एक्सेप्ट करवाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। ये कहते हुए वैसे तो उसके पसीने छूट रहे थे, क्योंकि उसे भी पता है कि ज़ुआनशी कितनी सन की है। उसका दिमाग खराब हुआ तो यहीं खड़े खड़े उसकी गर्दन उड़ा देगी, पर वो उसके लिए काफी ज्यादा वफादार थी। पता जाता है कि उसके मेन कंसर्न का रीजन ये है कि अगर किंग मिंग ने कभी बदले में ज़ुआनशी से प्यार नहीं किया तो वो हमेशा हमेशा के लिए अपनी जान गंवा सकती है, क्योंकि उसकी बॉडी पर एक लव कर्स लगा है। उस लव कर्स के हिसाब से अगर उसके पार्टनर ने उससे प्यार नहीं किया तो वो लव कर्स पूरी
पूरी तरह से उसकी सोल को शैटर कर देगा और फिर ना उसकी कल्टीवेशन बचेगी और ना वो जिंदा रहेगी। ये सब कुछ जानते हुए भी कि किंगमिंग उससे कितनी नफरत करता है, वो उससे शादी करना चाहती है। इसी वजह से वो उसे समझा रही थी कि वो अपने कदम पीछे खींच ले। तभी 11 केव मास्टर आगे आते हैं और वो बताते हैं कि हाल फिलहाल में चैंगियन किंगडम के क्राउन प्रिंस यहाँ का दौरा करके गए हैं। वो टाइपिंग एकेडमी के होने वाले सक्सेसर है, तो मुझे लगता है कि आपको उनसे शादी करनी चाहिए। इसके अलावा वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो मियाओजियांग टेरिटरी की ओनर होने के नाते आपको अपने लेवल के बंदे को चूज करना चाहिए, ना कि किंगमिंग जैसे प्रिजनर को। वो आपके लिए वर्थ इट ही नहीं है। चाहे तो आप मेरी जान ले लें, लेकिन एक 11 केव मास्टर होने के नाते मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगा। ये बोल के उनके सामने घुटनों पर आ जाता है। हालांकि उस एल्डर ने हमारे किंगमिंग की बहुत ज्यादा इंसल्ट ऑलरेडी कर ली थी और ये बात जुआन शुई को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो अपना किलिंग इंटेंट रिलीज करते हुए उन सभी को प्रेशराइज करने लग जाती है। उसे इतना गुस्से में देखकर सबकी फटनी शुरू हो चुकी थी। पर तभी 11 केव मास्टर खुद को संभालते हैं और उसके सामने सीना तान कर खड़े होते हुए कहते हैं कि देखिए, मैं जानता हूँ कि मियाओजियांग टेरिटरी की आप रूलर हैं, लेकिन आपके गलत फैसले पर हमें टोकने का हक है, क्योंकि हम भी इस टेरिटरी के केव मास्टर हैं। चाहे तो आपको ये गलती क्यों ना लगे, आप मुझे जान से ही क्यों ना मार दे, लेकिन मैं तब भी आपको ये गलती दोहराने नहीं दूंगा। आप ऑलरेडी इसे सेक में लाकर पहले ही बहुत बड़ी गलती कर चुकी हैं। अब वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि बेचारी जुआन शुई का सब्र जवाब दे जाता है। वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें जान से नहीं मार सकती। ये कहते हुए अपनी टू फिंगर का यूज करके अपनी पावर रिलीज करती है और वो बंदा देखते ही देखते वहाँ ढेर हो जाता है और उसको देखने के बाद सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। जुआन शुई द बैडेस्ट क्वीन सबको धमकाते हुए कहती है कि क्या अब किसी को किंगमिंग से मेरी शादी को लेकर कोई प्रॉब्लम है। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, वो फिर से अपनी पावर रिलीज करते हुए कहती है कि यहाँ मैंने सबको अपना ऑर्डर सुनाने के लिए बुलाया था, ना कि उनका सजेशन सुनने के लिए। मेरी उससे शादी होगी और ये फाइनल है। वो सभी को धमका रही थी कि उतने में किंगमिंग की एंट्री हो जाती है, जिसे देखते ही बेचारी का टोन पूरी तरह से चेंज हो जाता है। प्यार में पगलाई हुई लड़की बैरी सी क्यूटी बन जाती है। वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कि बेचारी को किसी को धमकाना तो आता ही नहीं। किंगमिंग को देखकर वो उसे अपनी सीट ऑफर करती है। उतने में एक एल्डर के अंदर हिम्मत आती है कि वो उसे टोके, क्योंकि वो उसके सामने वो नहीं करने वाला था। तभी अपने सामने पड़े हुए 11 केव मास्टर की लाश देखकर बेचारे की बोलती बंद हो गई थी, क्योंकि उसे अपनी गर्दन हलाल नहीं करनी थी। यहाँ जुआन शुई बड़े प्यार से किंगमिंग को अपनी शादी का कार्ड दिखाती है, जो उसे बड़ा पसंद आता है। वो कहता है कि तुम जैसा चाहो वैसा करो, मुझे वही पसंद है जो तुम्हें पसंद है। ये सुनकर तो वो बच्चों की तरह खुश हो जाती है कि तभी वहाँ पर 10th केव मास्टर आते हैं, जो उन दोनों को इंटरप्ट करते हुए कहते हैं कि मुझे माफ कीजिए, मैं जानता हूँ कि आप किंगमिंग से शादी करना चाहती हैं, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि प्रिंस किंगमिंग की कोई पोजीशन नहीं है। अगर ऐसे में आप उनके साथ शादी करेंगी तो मियाओजियांग के बाकी टेरिटरी के लोग उसे बिना किसी पोजीशन होल्डर के तौर पर एक्सेप्ट करने से मना कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी रेपुटेशन को ठीक करने के लिए आपको उन्हें 11 केव मास्टर की जगह दे देनी चाहिए, जो कि ऑलरेडी डेड है। और वो इसका फैसला किंगमिंग पे छोड़ देता है, क्योंकि उसका मानना था कि किंगमिंग इस फैसले के लिए बिल्कुल भी हामी नहीं भरेगा, क्योंकि वो तो यहाँ से भागने की तैयारी कर रहा है ना। पर ग्रैंड केव मास्टर की उम्मीदों पे पानी फेरता हुआ हमारा किंगमिंग उस पोजीशन को एक्सेप्ट कर लेता है, जिससे बेचारे की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वहीं किंगमिंग का कहना था कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिससे जुआन शुई की रेपुटेशन खतरे में पड़ जाए। अगर मेरे ऐसा करने से उसका स्टेटस और रुतबा ऊपर बढ़ता है तो मैं तैयार हूँ। इतना ही नहीं, वो वहाँ पर मौजूद केव मास्टर्स को ये दिखाने के लिए कि वो जुआन शुई के लिए लॉयल हो गया, उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। ये सुनकर तो जुआन शुई का उस पर ट्रस्ट और ज्यादा बिल्ड हो गया था और वो सभी के सामने उसे 11 केव मास्टर अनाउंस कर देती है और सभी लोग उसके नाम का नारा लगाने लगते हैं। कहाँ ग्रैंड केव मास्टर चले थे हमारे हीरो को फंसाने के लिए। उन्हें क्या पता था कि ये फंदा उल्टा उन्हीं के गले में आ फंसेगा। अब उन्हें भी हमारे हीरो को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। वैसे यहाँ वो किंगमिंग की लॉयल्टी चेक करने के लिए कह रहे थे कि हमारे पिछले 11 केव मास्टर बहुत ही ज्यादा लॉयल थे, वो मियाओजियांग टेरिटरी के लिए अपनी जान भी दे सकते थे। आपके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, पर यहाँ किंगमिंग नहीं, मैं सारे फैसलों में तुम्हारा साथ दूंगी। लेकिन उसी बीच किंगमिंग उससे सवाल करता है कि क्या वो टियानजुआन सेक जा सकता है। ये सुनकर हमारी जुआन शुई को लगता है कि बस अब इसने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। वो कहती है कि इसी वजह से तुम मुझे बरगला रहे थे, बहला रहे थे, ताकि तुम टियानजुआन सेक वापस जा सको। पर तभी किंगमिंग उसे शांत करते हुए कहता है कि शायद तुम गलत समझ रही हो। मैं टियानजुआन सेक इसलिए नहीं जा रहा कि मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ, बल्कि मैं तो तुमसे शादी करके हमेशा हमेशा के लिए मियाओजियांग टेरिटरी में रहना चाहता हूँ और इसी वजह से मुझे टियानजुआन सेक से अपनी बिलोंगिंग्स वापस लेकर आनी है। मेरे माता पिता के मरने के बाद उनकी दी हुई आखिरी निशानियां वहाँ पर पड़ी हैं, उनका मेमोरियल टेबल वहाँ पड़ा है। मैं अपनी चीजें वहाँ नहीं छोड़ सकता। अब जब मेरा फ्यूचर मियाओजियांग टेरिटरी के साथ जुड़ा हुआ है, अब जाकर जुआन शुई को उसकी बात पर यकीन होता है। वो कहती है कि क्या तुम सच कह रहे हो, तुम अब कभी टियानजुआन सेक वापस नहीं जाओगे। वो तो अपने दाव हार्ट की कसम खाते हुए कहता है कि आज के बाद मैं किंगमिंग मियाओजियांग टेरिटरी के लिए पूरी तरह से कहता है कि मुझे अपनी बिलोंगिंग्स लेनी है और हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाना है। ये सुनकर तो उनकी हालत खराब हो जाती है कि हमेशा हमेशा के लिए। ये बात उनके लिए बहुत ज्यादा अजीब थी, लेकिन वो जुआन शुई के सामने ज्यादा रिएक्ट नहीं कर सकते थे, इसीलिए उसे जाने को अलाउ कर देते हैं और पीछे से अपने एक बंदे को कहते हैं कि जल्दी से जाओ, जेपी की एडर टियान कियांग को जाकर बोल दो कि यंग मास्टर किंगमिंग को किसी भी तरीके की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वही टेलीपोर्टेशन अरे का यूज करते हुए हमारा हीरो अपने रेजिडेंस के बाहर पहुंच जाता है, जहाँ
यहाँ जाते ही किंग मिंग को अपनी एक जूनियर सिस्टर नजर आती है जो पहले उसे काफी ज्यादा बुली किया करती थी, पर हमारा हीरो उसे देखते ही इग्नोर करना शुरू कर देता है क्योंकि वो उसके साथ बहस में नहीं पड़ना चाहता था। अब जब उसे उसकी असलियत पता है तो वो उसके मुंह नहीं लगना चाहता। उसकी जूनियर यहाँ उसकी फिक्र दिखाकर उससे 1000 तरीके के सवाल पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, यहाँ आने की वजह कहीं तुम्हारी कल्टीवेशन की ग्रोथ तो नहीं है, क्या तुम हमेशा हमेशा के लिए मियाओजियांग टेरिटरी को छोड़कर यहाँ आ गए। पर हमारा हीरो उसे मना कर देता है, हालांकि वो उसे पूरी तरह से इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। ये लड़की किंग वे की सबसे ज्यादा वफादार थी, इसी वजह से भी हमारा हीरो उसे देखना नहीं चाहता था क्योंकि वो सारी अपडेट जाकर अपनी स्वीट हार्ट को दे देगी। वो हमारे हीरो से उसके सुप्रीम दाओपोन के बारे में पूछती है, जिसे सुनते ही किंग मिंग काफी बुरी तरीके से ट्रिगर हो जाता है। वो कहता है कि मेरे सुप्रीम दाओपोन से तुम्हारा क्या लेना देना, क्या कुछ और सुनना चाहती हो। वो लड़की तो ये सुनकर सहम जाती है। वही हमारे हीरो के मन में चल रहा था कि एक बार उसकी कल्टीवेशन पीक पर पहुंच जाए, फिर वो एक एक से गिनकर बदला लेगा क्योंकि उसने उस लड़की के बदलते भाव को पहचान लिया था। वो जानता है कि ये लड़की आज भी उसके सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही है ताकि उससे जुड़ी सारी खबरें वो जाकर किंगजुए को दे सके। उसे तो बस फटाफट अपने पेरेंट्स की बिलोंगिंग्स लेनी है और यहाँ से निकलना है। वो लड़की भी किंग मिंग के पीछे इसीलिए पड़ी थी ताकि वो देख सके कि आखिर वो यहाँ क्या करने आया है। टियानजुआन सेक्ट बुरा है, इसके बारे में तो आपको पता है, लेकिन वो कितना बुरा था और किंग मिंग को किस हद तक ट्रीट करता था वो आपको अभी पता लग जाएगा कि वो किंग मिंग को एक कचरा समझकर उसे बीस्ट चैम्बर में रहने की जगह देते थे। जैसे ही वो जूनियर हमारे हीरो को बीस्ट चैम्बर में जाता हुआ देखती है, वो कहती है कि आप अपनी फेवरेट जगह क्या करने जा रहे हैं। ये सुनकर कि ये लोग सोचते हैं कि उसकी फेवरेट जगह है, उससे गुस्से में काफी हंसी आ जाती है। वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता और उस पर चढ़ते हुए कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि ये मेरी फेवरेट जगह हुआ करती है। तुम्हारे उस जूनियर ब्रदर फी जुआन ने मेरी कोई फेवरेट जगह रहने भी दी है, क्योंकि वो उसे जानबूझ के टॉर्चर करने के लिए बीस्ट चैम्बर में रखता था। जैसे ही हमारा हीरो अपने पेरेंट्स की बिलोंगिंग्स लेने के लिए अंदर जाता है, उसे देखने को मिलता है कि उसका सारा सामान पहले ही हटवा दिया गया है। ये देखने के बाद तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो उसी लड़की को धमकाने लग गया था जो वहाँ आई थी। वो उसी से पूछने लगता है कि आखिर इन सब के पीछे कौन है। जैसे ही वो फी जुआन का नाम लेती है, किंग मिंग खुद को संभाल नहीं पाता और उसको मारने के लिए वहाँ से रवाना हो जाता है। हालांकि इस बीच जब किंग मिंग वहाँ से दूर जा रहा था तो हमें पता चलता है कि जुआन शुई ने उसकी बॉडी में जो सील लगाया है वो उससे दूर जाने पर जुआन शुई को हर्ट करता है। इसीलिए जैसे जैसे हमारा हीरो जुआन शुई से दूर जा रहा था, उसे अपनी बॉडी में चेंजेस फील हो रहे थे। उसकी पावर धीरे धीरे बूस्ट हो रही थी और वो समझ जाता है कि जुआन शुई ने उसकी बॉडी में सील इसलिए नहीं लगाया था ताकि वो उसे रोक सके, बल्कि इसीलिए भी लगाया था ताकि वो उसकी पावर को बढ़ा सके, जो कि उसे स्पिरिचुअली स्ट्रेंथ देता है। इस पूरी दुनिया में अगर कोई सच में उससे प्यार करता है तो वो जुआन शुई है। और वहीं दूसरी तरफ जुआन शुई को गलतफहमी होने लग गई थी कि कहीं किंग मिंग सच में भागने तो नहीं लगा, क्या वो सच में एक बार फिर से उसे धोखा देने वाला है। उसके हाथों से खून निकलना शुरू हो गया था और उसका भरोसा डगमगाने लग गया था। इन सारे बातों से बेखबर कि किंग मिंग तो अपने जूनियर से बदला लेने आया है। किंग मिंग जुआन के रेजिडेंस के बाहर पहुंचता है और अपने स्पिरिचुअल पावर का यूज करके उसके पूरे रेजिडेंस को वहीं धैर्यशाही कर देता है। बेचारे के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपने घर से अपनी जान बचाने के लिए तेजी में बाहर निकलता है। उसके साथ किंग वे भी मौजूद थी। वैसे तो किंग मिंग को उसकी असलियत पहले से ही पता है, लेकिन किंग वे उसे अचानक से अपने सामने देखकर सकपका जाती है। उसे अभी अपना असली चेहरा हमारे हीरो को नहीं दिखाना था, तो वो उसे सफाई पेश करने लग गई थी, ये कहते हुए कि किंग मिंग तुमने अपने आने की खबर मुझे नहीं दी, वरना मैं तुम्हें लेने आती। और रहा सवाल फी जुआन के घर से निकलने का, तो असल में कल रात को मेरे घर में किसी डीमन बीस्ट ने अटैक कर दिया था, तो मुझे जूनियर ब्रदर ने बचाया और इसी वजह से मैं उनके घर रहने आ गई। अपनी तरफ से तो उसने काफी अच्छी स्टोरी बनाई थी, लेकिन अब हमारे हीरो के सामने उसकी दाल निकलने वाली। वो सीधा उसे मुंह पर बेशरम कहता है कि आखिर तुम कितना झूठ बोलोगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डीमन बीस्ट को मेंशन करने की, जबकि वो अभी अभी उनके चेम्बर से होकर आया और सारे बीस्ट अपनी जगह पर मौजूद है। ये लड़की उसे गुस्से में देखकर उसे गले से लगाते हुए कहती है कि क्या तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है। उसे लग रहा था कि ऐसा करने से किंग मिंग का गुस्सा शांत हो जाएगा और वो फिर से उस पर भरोसा करेगा, पर मिंग तो गुस्से में अपनी पावर रिलीज करके उसे खुद से दूर पुश कर देता है, ये कहते हुए कि तुम बहुत ज्यादा घिनौनी हो। अपने लिए मिंग का रूखा व्यवहार देखकर वो पूरी तरह से हैरान थी। उसे लगता है कि इसके पीछे पक्का मियाओजियांग की उस विच का हाथ है, और ये चीज वो किंग मिंग के सामने बोल भी देती है कि कहीं वो चुड़ैल तुम्हें कंट्रोल तो नहीं कर रही। अगर ये प्रीवियस लाइफ होती तो शायद किंग मिंग उसकी बातों पे भरोसा करते हुए जुआन शुई को ही दोषी मान लेता, या वो किंग वे की बातों पर यकीन कर लेता। लेकिन इस बार उसे साफ साफ पता है कि कौन उसके साथ है और कौन उसके खिलाफ, तो वो जुआन शुई के बारे में एक भी बुरा लफ्ज नहीं सुनता, बल्कि अपनी स्वॉर्ड निकाल कर उस पर स्ट्राइक थ्रो करते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी गंदी जबान से उसका नाम लेने की। उस बंदी की तो हालत खराब हो जाती है, पत्थर से टकराकर खून की उल्टियां करने लगती है। अब तक उसे भी समझ आ चुका था कि किंग मिंग के दिल से उसके लिए मोहब्बत मिट चुकी है। वहीं अपनी सीनियर सिस्टर को खतरे में देखने के बाद ये जुआन नाम का चमचा फटाफट से उन्हें प्रोटेक्ट करने पहुंच जाता है कि
सीनियर ब्रदर, आखिर आपको क्या हुआ है? आप सीनियर सिस्टर से इतना बेरुखी से क्यों व्यवहार कर रहे हैं? क्या आपको मेरी किसी बात से नाराजगी है तो आप मुझे हिट कीजिए, लेकिन उन्हें कुछ मत कीजिए। पर तभी मिंग को आसमान में स्पिरिचुअल पावर सेंस हो जाती है और वो कहता है कि देखो, तुम्हारी हेल्प करने के लिए मास्टर और सीनियर की तो अब उसने फिर से हमारी ज़ुआनशी को नाराज कर दिया था, तो उसे मनाने के लिए वो कह रहा है कि क्यों ना हम रूम में जाए। बाकी सारे लोग तो डर रहे थे कि हाँ, इस डीमन को ले जाओ यहाँ से, क्योंकि उन्हें भी अपनी जान का खतरा हो रहा था। थोड़ी देर बाद दिखाते हैं कि किंग मिंग ने उसे पूरी तरह से शांत कर लिया था और अब उसे मनाने लगता है कि क्या वो आज ही टियानजुआन साइड के लिए रवाना हो सकता है। या ज़ुआनशी का दिल तो बिल्कुल नहीं करता कि वो उसे जाने दे, लेकिन हमारा हीरो उससे पिंकी प्रॉमिस करता है कि वो वापस जरूर आएगा। तब जाकर कहीं वो डीमन क्वीन उसे बाहर जाने की परमिशन देती है, पर हमारे हीरो के कहने पर कि क्या वो उसकी बॉडी से सील हटा सकती है, वो पूरी तरह से यकीन नहीं कर पाती और उसे मना कर देती है कि नहीं, मैं सील नहीं हटाऊंगी। ये सुनकर तो हमारा हीरो मुंह बनाते हुए कहता है कि इसका मतलब मुझे तुम्हारी हिडन गॉड स्वॉर्ड को अपने साथ लेकर जाना होगा। लेकिन एक बात बता दूं, अगर मैं उस ट्रेजर के साथ टियानजुआन सेट गया तो मुझे नहीं लगता कि वो मुझे इतनी आसानी से वापस आने देंगे, क्योंकि पहला तो मेरे पास कल्टीवेशन पावर नहीं है कि मैं उनसे लड़ सकूं, और दूसरा उनके पास वो मैजिक वेपन आ जाएगा जो मुझे मारने के बाद उन्हें मिलने वाला है। तो शायद मैं तुमसे किया हुआ वो प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाऊंगा, तुम्हें फिर सीधा मेरी लाश देखने को मिलेगी। ये सुनना था कि उस डीमन क्वीन के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो हमारे हीरो को पकड़ते हुए कहती है कि इसका मतलब ये है कि अब मुझे तुम्हारे साथ चलना होगा, क्योंकि हिडन ब्लड स्वॉर्ड तुम कभी टच नहीं कर सकते, और मेरे रहते अगर किसी ने तुम्हारी तरफ देखा भी तो मैं उसकी आंखें नहीं। सिस्टर्स यहाँ पर आ चुकी हैं, अब तुम दोनों को एक्टिंग करने की जरूरत नहीं, तुम दोनों अपना असली चेहरा दिखा सकते हो। पता चलता है कि ये लोग और कोई नहीं बल्कि जेड पीक की मास्टर टियान है और उनके साथ उनकी पावरफुल डिसाइपल्स, जो हमारे हीरो को देखते ही सेंस कर लेती है कि किंग मिंग अब कल्टीवेशन कर सकता है। वो हैरान तो बहुत ही, लेकिन इस बात पर उसे टॉन्ट करते हुए कहती है कि तुम कल्टीवेशन कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि बिना वजह अपनी सीनियर्स और जूनियर्स पर हमला करो। किंग मिंग को पहले से ही पता था कि ये उसका साथ नहीं देगी, लेकिन वो उस पर बरसते हुए कहता है कि आपकी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई कि मैं बिना वजह इन पर अटैक कर रहा हूँ? क्या आप जानते हैं कि आपके प्यारे डिसाइपल्स ने मेरे साथ क्या किया है? मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए इन्होंने मेरे बिलोंगिंग्स को मेरे रेजिडेंस से हटाकर वहाँ बीस्ट पालने शुरू कर दिए हैं। ये कहते हुए वो अपने मन में सोच रहा था कि अगर ये उसकी प्रीवियस लाइफ होती तो वो इस गलती के लिए इन लोगों से सामने से माफी मांगता, क्योंकि ये लोग उसे कचरे की तरह जो ट्रीट करते थे। लेकिन अब जब उन्हें इन सब की असलियत पता है तो वो इनके आगे बिल्कुल नहीं झुकने वाला। वो जानता है कि ये लाइफ और डेथ का मैच होने वाला और वो इससे मरते दम तक लड़ेगा। तभी एक और हमारे हीरो की सीनियर्स जो कि उसके खिलाफ थी, ऑब्वियसली वो जॉन का साथ देते हुए कहती है कि किंग मिंग शांत हो जाओ, तुम जानते हो कि तुम अब यहाँ पर नहीं रहते, और वैसे भी ये कमरे की तो बात थी, किसे पता था कि तुम म्याओजियांग टेरिटरी से वापस आ जाओगे। जेड पीक में कितने सारे कमरे हैं, तुम्हें जो पसंद हो वो रख लो, और वैसे भी तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा कमरा खाली था, इसीलिए हमारे जूनियर ब्रदर ने बस उसका अच्छे से इस्तेमाल किया है। तुम्हें इतनी छोटी सी बात पर इतने नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है। पर ये सुनते ही किंग मिंग ट्रिगर हो जाता है और अपनी पूरी पावर अनलिस्ट करने लगता है। उसके चारों तरफ एक डेमोनिक टेरिफाइंग ऑरा सेंस हो रहा था। उसके माथे पर एक सील एक्टिवेट हो जाती है और वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और अपनी पूरी पावर को रिलीज करना शुरू कर देता है। उसने कसम खाई थी कि वो जॉन को आज जान से मार कर ही दम लेगा। यहाँ जैसे जैसे किंग मिंग अपनी पावर को रिलीज कर रहा था, सेट के एल्डर को पता लग जाता है। वो इतने ज्यादा हैरान थे कि वहाँ से तुरंत रवाना हो जाते हैं। उनके पीछे पीछे ज़ुआनशी और उसका सर्वेंट भी निकल जाता है। यहाँ अब तक काफी देर हो चुकी थी। किंग मिंग ने जबरदस्त स्लैश रिलीज कर दिया था जो जाते ही सीधा जॉन से हिट होता है और बेचारा मुंह के बल जमीन पर गिर चुका था। इस खतरनाक अटैक की वजह से वो खुद को संभाल नहीं पाता और वहीं ढेर हो जाता है। तभी किंग मिंग के सारे सीनियर्स उसे चारों तरफ से घेर कर अपनी स्वॉर्ड की नोक पर रख लेते हैं, ये कहते हुए कि तुमने कल्टीवेशन क्या शुरू कर दी, तुम अपने जूनियर्स को जान से मारने की कोशिश कर रहे हो। यही वजह थी कि शायद इतने सालों से तुम कभी कल्टीवेशन नहीं कर पाए। अब तक किसी को भी वहाँ पूरी बात पता नहीं थी, पर किंग मिंग भी लाइक अगर मैं उसे जान से नहीं मारता तो मैं अपने पेरेंट्स से कभी नजरें नहीं मिला पाता। यहाँ किंग मिंग फिर से किंग मिंग को शांत करने के लिए अपनी चिकनी चुपड़ी बातों का इस्तेमाल करने लग गई थी, ऐसा शो करते हुए जैसे उसे किसी चीज के बारे में कोई खबर नहीं। उसे लगता है कि किंग मिंग ने उसकी वजह से जॉन को जान से तुम्हें तो इस बारे में पता भी नहीं और तुम मुझे प्यार करने का दावा कर रही हो। मैंने आज खुद अपनी आंखों से देख लिया कि तुम आखिर में चाहती किसे हो, और उसकी प्रीवियस लाइफ का बदला तो उसे पहले से ही पता है। यहाँ वो एक बार फिर किंग मिंग से माफी मांगने लगती है कि सारी उसकी गलती है, पर किंग मिंग इस बार उसकी नहीं सुनने वाला था। तभी वहाँ ज़ुआनशी आ जाती है जो किंग मिंग को अपनी आंखों के सामने देखकर फिर से खुश हो जाती है। किंग मिंग कहता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे तुम्हें इन्फॉर्म करने का मौका नहीं मिला और मैंने तुम्हारे उस सील को ब्रेक करके अपनी पावर का यूज किया। पर यहाँ ज़ुआनशी को इन बातों से जरा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तुम्हारी कल्टीवेशन पावर एक्टिवेट हो चुकी है। अब तुम पूरी दुनिया में मुझसे कहीं नहीं छुप सकते। मैं तुम्हें ट्रेस करूंगी और म्याओजियांग
मैं रिट्रीव वापस ले आऊंगी। जुआन शुई ने आते ही भाप लिया था कि शायद ये लोग किंग मिंग को परेशान कर रहे हैं। वो कहती है कि क्या ये तुम्हें बुली कर रहे हैं? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बिहाफ पर इन्हें सबक सिखाऊं? ये कहते ही उसने अपना कोल्ड डार्क ऑरा रिलीज करना शुरू कर दिया था। उसके खतरनाक किलिंग इंटेंट को देखकर तो किंग में भी सहम कर रह जाती है। उसे अपनी जान का खतरा महसूस होने लगता है। पर इससे पहले कि जुआन शुई कुछ करती तभी वहाँ सारे एल्डर्स आ जाते हैं। चीफ एल्डर तो काफी पोलाइटली जुआन शुई से माफी मांग रहे थे कि शायद आपको समझने में कोई गलतफहमी हो गई है, ये मामला वो खुद संभाल लेंगे। पर जुआन शुई इतने गुस्से में थी कि उसको चुप कराते हुए कहती है कि मैंने तुमसे पूछा। ये सुनते ही तो एल्डर के पसीने छूट जाते हैं। अब अपनी सेक्ट की रेपुटेशन बचाने के लिए वो अपने एल्डर्स को गुस्से में घूर रहे थे। बाकी पीक मास्टर्स अपनी जान बचाने के लिए जेड पवेलियन की मास्टर को आगे कर देते हैं कि इन सब के पीछे की वजह एल्डर टियान है। एल्डर टियान की डिसाइबल्स कहाँ पीछे रहने वाली थी। वो फिर से हमारे हीरो की इंसल्ट करते हुए कह रही थी कि सेक्ट मास्टर आखिर आप इस लड़के की तरफदारी क्यों कर रहे हैं? आपने सुना ना, जुआन शुई ने उसे अपना हस्बैंड पुकारा है। इसका मतलब वो ऑलरेडी हमारे सेक्ट को बिट्रे कर चुका है। ऐसे में हमारे सेक्ट को किसी गद्दार का साथ नहीं देना चाहिए। शायद इस बंदी ने अपनी आंखों से जुआन शुई की पावर्स नहीं देखी। वही एल्डर्स के तो पसीने छूट गए थे। इससे पहले कि जुआन शुई कुछ करती वही उस लड़की को जोरदार थप्पड़ जड़ देते हैं कि अपनी जबान पर लगाम लगाओ। और फिर वो तुरंत ही हमारी जुआन शुई से माफी मांगने लगते हैं कि वो इस लड़की को कड़ी से कड़ी सजा देंगे, बस आप कुछ मत करना। पर जुआन शुई तो एल्डर को धमकी दे देती है कि अगर मैंने जान लिया कि ये तुम्हारी सारी ट्रिक्स थी मुझसे बचने के लिए तो मैं सबसे पहले तुम्हें खत्म करूंगी। पर यहाँ किंग मिंग जुआन शुई को शांत करते हुए कहता है कि ये मेरा मसला है और मैं इसे खुद निपटाना चाहता हूँ। जुआन शुई नाराज ना हो इसलिए वो उसे किस करके शांत भी कर देता है। अब पहली बार किंग मिंग ने अपने सेक्ट के लोगों के सामने उसे इतना क्लोज महसूस करवाया था तो वो उसकी बात मानकर शांत हो जाती है। और यहाँ किंग मिंग सीधा अपनी सेक्ट मास्टर के पास जाता है ये कहते हुए कि मैंने इतने सालों तक तुम्हें अपना मास्टर माना है और उसी की रेपुटेशन को मद्देनजर रखते हुए मैं तुमसे बहुत ही प्यार से पूछता हूँ कि क्या तुमने मेरे जाने के बाद फेस वन को मेरे रूम को ऑक्यूपाई करने की परमिशन दी थी? डरते डरते ही सही पर वो एक्सेप्ट कर लेती है। ये सुनना था कि वो अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रखते हुए उससे पूछता है कि आखिर तुमने मेरे पेरेंट्स की मेमोरियल टेबल कहाँ रखी? अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं तो वो टेबल मेरे हवाले कर दो। पर शायद ये बंदा कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस में आ गया था। इसे लगता है कि इतने सारे एल्डर्स के रहते किंग मिंग उसे कुछ कर नहीं पाएगा तो वो कहता है कि वो टेबल वो तो मैं रख के भूल गया और अब वो तुझे कभी नहीं मिलने वाली। वो धीरे से किंग मिंग को धमकी भी देता है कि यहाँ वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और उसने वो टेबल जानबूझ के छुपाई थी। उसकी हरकतों पर किंग मिंग को हंसी आ जाती है क्योंकि वो नहीं जानता कि किंग मिंग उसके साथ क्या कर सकता है और ये बात वो उसे धमकी देते हुए कह रहा था। यहाँ फाइनली किंग मिंग ने अपनी पूरी पावर को अनलिश करते हुए हिडन ब्लड स्वॉर्ड को समन कर लिया था जिसे देखकर जुआन शुई भी हैरान रह जाती है। वहीं स्वॉर्ड का ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक था कि किसी के लिए भी उसके प्रेशर में खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था और हमारा हीरो उस स्वॉर्ड को दिखाकर उसे धमकाते हुए कहता है कि तुम जानते हो इस स्वॉर्ड को ब्लड ड्रिंकर कहा जाता है क्योंकि ये खून की इतनी प्यासी है कि ये तुम्हारे शरीर के एक बूंद को निचोड़कर बाहर निकाल लेगी और इसकी ब्लड एनर्जी इतनी कर्स है कि इससे मरने के बाद तुम्हारी सोल रीइंकार्नेट भी नहीं हो सकती। उस खतरनाक स्वॉर्ड की हिस्ट्री सुनकर तो अब इस बंदे के पसीने छूट रहे थे। इसीलिए हमारा हीरो उसे एक लास्ट मौका देते हुए कहता है कि अभी मौका है, मुझे तुमसे सिर्फ मेरी वो मेमोरियल टेबल चाहिए और कुछ नहीं। यहाँ में पता चलता है कि किंग मिंग सभी की सोल को भी सर्च कर सकता है। वो कहता है कि मैं फोर्सफुली कब का सर्च कर लेता अगर बात टियानजुआन सेक्ट में मौजूद डिसाइपल्स की कॉन्शियस सी का ना होता क्योंकि मेरे ऐसे करने पर उनकी सोल सेल्फ डिस्ट्रैक्ट हो सकती है। किंग मिंग की बातें सुनने के बाद अब तक जेड पवेलियन के पीक मास्टर को भी खबर हो जाती है और वो सीरियसली उस बंदे से सवाल करती है कि जुआन क्या ये सच है कि तुमने किंग मिंग के पेरेंट्स की बिलोंगिंग्स यहाँ से हटाई? अब उस बंदे को भी पता चल चुका था कि अगर पीक मास्टर चाहे तो उसकी सोल को सर्च कर सकती है तो उन्हें झूठ और सच का पता लग जाएगा। तो वो खुद ही उनके सामने झुकते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना मास्टर, असल में वो बिलोंगिंग्स मैंने ही हटाई थी क्योंकि मैं कुछ दिनों पहले बीस्ट को टेम करा था और मैं नहीं चाहता था कि वो चीजें हर्ट हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए, इसीलिए मैंने उन्हें सेफ जगह पर रख दिया। आप चाहे तो मैं उसे वापस कर सकता हूँ। ये बोलकर उन सामान को लेने चला जाता है और उसके जाने के बाद जेपी की मास्टर फिर से किंग मिंग को समझाने लगती है कि शायद तुम्हें गलतफहमी हो गई है, उसका इरादा गलत नहीं था, वो तो बस तुम्हारी चीजों को सेफ रखना चाहता था। पर किंग मिंग कुछ ऐसे पॉइंट्स रेज करता है जिस पर तो मास्टर की भी बोलती बंद हो जाती है। वो कहता है कि अगर उसका इरादा इतना ही नेक था तो उसने पहले लोगों को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? इसके अलावा अगर उसे उन चीजों के डिस्ट्रॉय होने का खतरा था तो वो चीजें आपको भी तो दे सकता था या इन्फॉर्म करके मुझे बुलवा लेता, अपने पर्सनल रेजिडेंस में ही रखवा लेता, पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपको इसके पीछे कुछ साजिश की बू नहीं आ रही? अब तो मास्टर भी सोच में पड़ जाती है। पर उतनी ही देर में जुआन वापस आ जाता है और किंग मिंग को उसके पेरेंट्स की बिलोंगिंग्स दे देता है जो कि उसने लेते ही सीधा जुआन शुई के हवाले कर दी थी क्योंकि उसे पता था कि इस कमीने ने जानबूझकर ये चीजें छुपाई थी ताकि वो किंग मिंग को परेशान कर सके और इसी वजह से वो अपनी पावर रिलीज करते हुए उसे इतनी जोर से हिट करता है कि बेचारा चट्टानों से टकराकर उड़ता उड़ता दूर पहुंच जाता है। यहाँ सारे एल्डर्स नाराज हो जाते हैं, खास करके जेड पीक की मास्टर। उनका कहना था कि जब उस लड़के ने तुम्हारी चीजें वापस कर दी तो फिर तुमने उस पर अटैक क्यों किया? वो उस पर हमला करती है उससे पहले ही उसके सामने जुआन शुई आ जाती है ये कहते हुए कि खबरदार अगर तूने उंगली उठाने की भी हिम्मत की तो। अब अपने सामने खड़ी डीमन क्वीन को देखकर तो वो भी ठंडी पड़ जाती है क्योंकि उसे पता था कि वो उससे नहीं लड़ पाएगी। यहाँ फाइनली इस कमीने को किंग मिंग के साथ लड़ाई करने का एक बहाना मिल गया था
वो कहता है कि मैंने तेरी चीजें वापस की, फिर भी तूने मुझ पे अटैक किया, अगर तू फाइट ही चाहता है तो फिर फाइट ही करते हैं। ये कहकर अपनी स्वॉर्ड निकालता है और अपनी कल्टीवेशन के बारे में बताता है कि मैं इतने सालों में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर पहुंच चुका हूँ और तूने तो कल्टीवेशन अभी स्टार्ट किया, तो आखिर तू इतनी जल्दी मेरी कल्टीवेशन तक कैसे पहुंच गया। ये कहते ही उसने किंग मिंग पर अटैक करने शुरू कर दिए थे। किंग मिंग भी उसके अटैक को ब्लॉक करने लगता है। जॉन फाइट के दौरान भी किंग मिंग की इंसल्ट करते हुए कह रहा था कि तू इस पावर के साथ म्याओ सियांग का होली सन बनने का सपना देख रहा है। तेरी पावर को तो देखकर लग रहा है कि इतनी जल्दी कल्टीवेशन तूने बूस्ट इसीलिए की होगी क्योंकि तू डेमोनिक पावर का यूज कर रहा है। किंग मिंग उसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता, बल्कि कहता है कि चाहे मैंने किसी भी तरीके से कल्टीवेशन की हो, ये पावर इनफ है तुझे जान से मारने के लिए। पर जॉन उसकी बातों को बहुत हल्के में लेता है और देखते ही देखते वहाँ खड़े खड़े पॉसिबल है। यही चीज तो किंग मिंग को भी काफी ज्यादा ऑड लग रही थी। पर यहाँ सभी को शॉक करते हुए हमारा किंग मिंग भी अपनी ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर लेता है, जॉन को ये कहते हुए कि तुझे क्या लगा सिर्फ तुझे ही बैटल के दौरान ब्रेक थ्रू करना आता है। उसकी मैसिव पावर देखकर तो बाकी सारे लोग मुंह फाड़ कर उसे देखने लगते हैं कि क्या ये वही क्रिपल है जो हमारी सेट में कोई कचरा था। आखिर ये दोनों के दोनों बैटल के दौरान ब्रेक थ्रू कैसे कर सकते हैं, ये तो इम्पॉसिबल है। यहाँ तक कि जेपी की मास्टर भी हैरान थी। पर जॉन को तो अभी भी लग रहा था कि किंग मिंग किसी तरीके की ट्रिक सीख गया है। वो कहता है कि ट्रिक तो इम्प्रेसिव थी, लेकिन अब देखना है कि आप मेरे सामने स्टैंड कर भी पाते हो या नहीं। ये कहकर वो अपनी स्वॉर्ड को उसकी छाती के अंदर धंसाने वाला था कि तभी हमारा हीरो अपने 2 फिंगर से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। जॉन काफी ज्यादा शॉक रह गया था इस रिएक्शन को देखकर। वहीं किंग मिंग भी लाइक अभी तो बहुत कुछ है जो तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। तुम जूनियर ब्रदर हो और तुमने एक चीज नोटिस नहीं की कि तुम्हारा सीनियर इतना भी ज्यादा केयरलेस नहीं था। तुमने शायद इन 1000 सालों में मुझे अच्छे से नोटिस नहीं किया कि मेरी बेसिक स्किल्स शुरू से ही बहुत ज्यादा अमेजिंग रही है। मेरी फाउंडेशन ऑर्डिनरी लोगों के मुकाबले में 1000 गुना ज्यादा अच्छी है। तुम सिर्फ हेवन के एक केव को ओपन कर सकते हो और मैं 9। और इन सब के बावजूद तुम्हें लगा कि तुम ये एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट यूज करके मुझे आराम से बुली कर सकते हो। तुम्हें क्या लगा तुम्हारी ये कल्टीवेशन जो रैपिड तरीके से बूस्ट हो रही है, मुझे इसका राज नहीं पता। ये सुनकर बेचारा पैनिक मोड में आ जाता है कि सीनियर ब्रदर आखिर आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप अपनी कल्टीवेशन को ऊपर लेकर आया हूँ और आज मैं यहाँ अपनी मेहनत के बलबूते पर पहुंचा हूँ। हमारा हीरो भी लाइक सच में तो क्यों ना तुम्हारी कल्टीवेशन को टेस्ट कर लिया जाए। और फिर वो अपने एक ही फिंगर के प्रेशर से उसकी स्वॉर्ड को चकनाचूर करके रख देता है। ये इफेक्ट इतना ज्यादा खतरनाक था कि बेचारा खुद को संभाल नहीं पाता और मुंह के बल जमीन पर गिर जाता है। उसने पूरे टियान जॉन सेट के चीथड़े उड़ा दिए थे। अब जब किंग मिंग उसके सामने आता है तो उसे यकीन नहीं आता कि तो आखिर तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकते हो। पर किंग मिंग को तो उसे जान से मारना था। इससे पहले कि वो दोबारा अपनी पावर का अटैक उस पर करता, वो बंदा भी खुद को ठीक करते हुए वापस से ब्रेक थ्रू स्टार्ट कर देता है। इस बार तो एल्डर्स पूरी तरह से शॉक थे कि आखिर ये एक दिन में 2 बार ब्रेक थ्रू कैसे कर पा रहा है, वो भी इतनी इंटेंस बैटल के दौरान। अब तो जॉन श्री को भी मामला बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस लगने लगता है। किंग मिंग को भी पता लग चुका था कि इस लड़के के पास बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो कि उसे जाननी है, क्योंकि अचानक से ही उनके सेट में आ गया और देखते ही देखते उससे आगे निकल गया। इतना ही नहीं, अपनी पावर के दम पे वो टियानजॉन सेट का होली सन भी बन गया। और अब आज के दिन ही देख लो, उसने जैसे ही हमारे किंग मिंग ने लेकिन ये नहीं कहा था कि इसे छोड़ दूंगा। जेपी की मास्टर की आंखों में तो खून उतर आ जाता है। उनका दिल कर रहा था कि वो उस लड़के को जान से मार दे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती। वो क्या, वहाँ पर मौजूद कोई भी एल्डर अभी किंग मिंग का कुछ नहीं कर सकता। यहाँ दूसरी तरफ किंग मिंग को फाइट के दौरान पहले ही चुआन की असलियत का पता लग चुका था और अपनी प्रीवियस लाइफ में उसने ऐसे और लोगों को देखा था, तो वो सभी के सामने चुआन का एक असली राज सामने रख देता है। और वो ये राज ये था कि चुआन इस दुनिया का नहीं बल्कि दूसरी दुनिया का है, यानी रियल वर्ल्ड से ट्रांसमाइग्रेट होकर यहाँ पर आया और उसकी कल्टीवेशन इसी वजह से रैपिड तरीके से बूस्ट हो रही है, क्योंकि उसे कल्टीवेशन नॉर्मल कल्टीवेटर की तरह बूस्ट करने की जरूरत नहीं। ये सुनकर तो एल्डर्स का दिल करा था कि वो उसे जान से मार दे, पर तभी किंग मिंग उन्हें रोकते हुए कहता है कि सारे ट्रांसमाइग्रेटर बुरे नहीं होते, बल्कि कुछ लोग तो इस दुनिया को बचाने के लिए यहाँ पर आते हैं और उन्हें हेवंस ने भेजा होता है। हाँ, कुछ माइग्रेटर्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं और इस पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के इरादे से यहाँ पर आते हैं। अब देखना ये है कि ये कौन सा वाला है, हीरो या विलन। ये कहकर उसने अभी फिलहाल के लिए जॉन की जान बचा ली थी और ऐसा उसने क्यों किया था ये हमें थोड़ी देर में पता भी लग जाता है, क्योंकि वो जॉन के पास जाकर कहता है कि मैं जानता हूँ तुम अपनी कल्टीवेशन को रिकवर कर सकते हो, लेकिन अब तुम ये सोच रहे होगे कि मैंने आखिर तुम्हें जिंदा कैसे छोड़ दिया, जबकि मेरे पास इतना अच्छा मौका था तुम्हें जान से मारने का। सच में जॉन यही सोच रहा था। उसका सीक्रेट इतनी आसानी से रिवील हो गया, उसे तो अब हमारे किंग मिंग पे डाउट होने लग गया था कि आखिर ये है क्या चीज। असल में किंग मिंग ने अपनी प्रीवियस लाइफ में बहुत सारे ऐसे ट्रांसमाइग्रेटर को देखा था और उसी की वजह से उसे पता लग जाता है कि चुआन भी उन्हीं में से एक है। अब उसे पता करना था कि चुआन के पास ऐसी कौन सी एबिलिटी है जिससे वो इतनी तेजी से पावरफुल हो रहा है। ये बात उसने चुआन को कह भी दी थी। 2 रीजन है तुम्हें जिंदा छोड़ने के, पहली ये कि मुझे वो तुम्हारा सीक्रेट जाना है और दूसरी ये कि तुम्हें मारने के बाद मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला और दूसरा कोई ट्रांसमाइग्रेटर ढूंढने में मुझे काफी वक्त लगेगा। एक एडिशनल रीजन ये भी है कि इन लोगों को तुमसे बहुत उम्मीद है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम इनकी उम्मीदों पे कैसे खरे उतरते हो। तभी चुआन के कान के पीछे एक सिस्टम एक्टिवेट होता है। पता चलता है कि दूसरी दुनिया से आने के बाद सिस्टम उसकी हेल्प कर रही थी पावर गेन करने में। सिस्टम यहाँ चुआन को बताती है कि मास्टर काफी अजीब बात है, देखने में आया है कि इस वर्ल्ड में जितने भी ट्रांसमाइग्रेटर आए थे वो धीरे धीरे पकड़े जा चुके हैं। उनकी संख्या 50 से ज्यादा है और अब आपकी कल्टीवेशन भी
क्रिपल हो चुकी है। लेकिन आप फिक्र ना करें, अगर आप दिए हुए टास्क को कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी कल्टीवेशन वापस आ जाएगी। उसका टास्क ये था कि उसे हमारे हीरो को बैटल के लिए चैलेंज करना था। तो फिर क्या था, वो बंदा पूरे जोश में खड़ा होता है और हमारे हीरो को चैलेंज करने लगता है कि तुम मुझे जूनियर कहते हो ना, मुझे पावर में खुद से कम समझते हो ना, तो ठीक है 30 साल का वक्त हो, 30 साल में मैं तुमसे बैटल जरूर करूंगा, 1-on-1, वो भी डेथ मैच। उसने काफी जोर शोर से हमारे हीरो को ललकारा था, पर हमारा हीरो काफी कामली आंसर देता है कि अगर तुम्हें 1-on-1 बैटल करनी है, वो भी डेथ मैच, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा हाल भी वैसा ही होगा जैसे बाकियों का हुआ था, क्योंकि अभी भी म्याओजियांग टेरिटरी में 50 ट्रांसमाइग्रेटर्स पड़े हैं, वो भी लाश बनकर, जिनके सीक्रेट को रिवील करने के लिए उन पर रिसर्च चल रही है और तुम भी उनमें से एक बन जाओगे, क्योंकि उन्होंने भी ऐसे ही चैलेंज किया था। अभी अभी सिस्टम ने जो अपडेट दी थी, हमारे हीरो के कंफर्म करने पर उस बंदे को पता लग जाती है कि आखिर वो ट्रांसमाइग्रेटर गए कहाँ और किंग मिंग को कैसे उसके सीक्रेट के बारे में पता है। ये सुनते ही वो अपने घुटनों पर आ जाता है और अपनी जान की भीख मांगने लगता है। पहले हमारे हीरो ने उसकी जान बचाई थी तो उसके लिए वो उसको शुक्रिया कर रहा था, पर हमारा हीरो भी लाइक नहीं, मैंने तुम्हारी लाइफ बख्शी नहीं है, बल्कि मैं तो तुम्हें धीरे धीरे ऑब्जर्व करूंगा और धीरे धीरे तुम्हारी जान लूंगा। अब ये देखकर कि उसके होस्ट ने हार मान ली, तब इस सिस्टम जॉन को एक और टास्क देती है। वो पूछता है कि इस टास्क को कंप्लीट करने पर उसे क्या रिवॉर्ड मिलेगा। सिस्टम उसे बताती है कि तुम्हारी स्वॉर्ड बॉडी पहले ही तुम्हारी बॉडी से निकाल ली जा चुकी है, कल्टीवेशन क्रिपल हो चुकी है और अब तुम्हें 0 से स्टार्ट करना होगा। तो अगर तुम मेरे दिए हुए टास्क को कंप्लीट कर लो तो तुम एकदम से रैपिडली हेवनली प्रोफाउंड ज्ञान पर पहुंच जाओगे। वो तो ये न्यूज सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन तभी सिस्टम उसे बताती है कि मास्टर, आपको एक चीज के बारे में बता दूं, आपसे पहले ये टास्क बाकी और कल्टीवेटर्स को भी दिया गया था, पर वो ट्रांसमाइग्रेटर बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाई। आप वो पहले बंदे हैं जो इनसे मिलने के बाद जिंदा है, तो आपको खास ख्याल रखना होगा। वो इस चैलेंज के लिए तैयार था। वहीं दूसरी तरफ किंग मिंग यहाँ का सारा काम निपटाकर अपनी वाइफ को प्यार करते हुए वहाँ से निकलने की तैयारी में था, पर तभी वहाँ किंग वे आ जाती है, जो कि उसका बिट्रेयल बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसे टोकते हुए कहती है कि क्या तुम मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे, तुम मुझे यूं ही छोड़कर चले जाओगे बिना किसी सबूत के, बिना ये जाने कि आखिर मैं जूनियर ब्रदर के यहाँ क्या कर रही थी। पर किंग मिंग को कुछ भी नहीं सुना था, क्योंकि वो जानता है कि ये लड़की अभी सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। उसका असली मकसद तो असल में हमारे हीरो के उस सुप्रीम दाव बोन को हासिल करना है। तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारी सफाई की कोई जरूरत नहीं, अगर मेरी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंट है तो अब वो मेरी वाइफ जुआनशी है और मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और रहा सवाल तुम्हारा, तो बचपन का वो प्यार मेरी नजर में कुछ भी नहीं, तुम भी इसे भूलकर आगे बढ़ जाओ। वो मैडम ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती कि एक लड़का जो कल तक क्रिपल था उसके मुंह पर आकर उसे रिजेक्ट कर रहा है, वो भी किसी और लड़की के लिए जो उससे पावर और स्टेटस में बहुत ज्यादा है। तो ये सुनकर वो उसे कर्ज करने लग जाती है। किंग मिंग खुद को संभाल नहीं पाता, जुआनशी की बेइज्जती वो उसके मुंह पर कैसे सुनता, जिस लड़की ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी थी उसके लिए। तो वो एक फीस मारता है उसके गाल पर, वो भी जबरदस्त तरीके से, ये याद दिलाते हुए कि अब तुम्हें पता चला कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी औकात क्या है। दोबारा अगर टियानजुआन सेट में किसी ने भी मेरी और मेरी वाइफ की बेइज्जती करने की कोशिश की तो मैं पूरे टियानजुआन सेट को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये कहकर वो काफी कूल तरीके से अपनी शादी का कार्ड उसकी तरफ थ्रो करते हुए कहता है कि मेरी और मेरी वाइफ की शादी है म्याओजियांग होली टेम्पल में, मन हो तो आ जाना। उस लड़की को यकीन नहीं होता कि क्या ये वही लड़का है जो कल तक उसे पूछता था और आज उसके चेहरे पर पंच मार रहा है, उसे अपनी शादी का कार्ड दे रहा है। उसके साथ सब कुछ खत्म करते हुए यहाँ जुआनशी को अब हमारे हीरो पर पूरी तरह से भरोसा हो चुका था। किंग मिंग तो इन सारी चीजों के मजे ले रहा था कि पिछली लाइफ में मुझे बेट्रे करके कितना खुश हो रही थी, मुझे जान से मारते हुए भी उसके हाथ नहीं कांपे, और अब देखो इस लाइफ में मेरा ट्रस्ट हासिल करने के लिए मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी। अब मैं दोबारा इसके चक्कर में एक लॉयल पर्सन को नहीं खोने वाला। वहाँ से जाते हुए किंग मिंग वहाँ के सेक्ट लीडर को भी अपनी शादी में इन्वाइट करते हैं, पर सेक्ट लीडर तो इस बात से परेशान थे कि आखिर तुम डीमन क्वीन से कैसे शादी कर सकते हो जबकि तुम्हारी खुद की कोई रेपुटेशन नहीं है। किंग मिंग को पता था कि ये लोग ये सवाल जरूर पूछेंगे, इसीलिए वो उन सभी को अपना टोकन शो करता है, जिस पर तो एल्डर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वहाँ मौजूद सारे डिसाइपल्स को 440 वोल्ट का झटका लगता है। सारे इसी बारे में सोच रहे थे कि इस टोकन का मतलब क्या है, जिसे देखकर एल्डर भी सहम गए। ये कोई नॉर्मल टोकन तो नहीं लग रहा है, इसे देखकर लग रहा है कि ये 11th केव मास्टर की है। क्या ये 11th केव मास्टर बन गया है? इसका मतलब अब इसकी पोजीशन हमारे पीक मास्टर से भी ज्यादा है। सेक्ट लीडर को पता लग चुका था कि वो किसी भी हालत में किंग मिंग को ऑफेंस नहीं कर सकते, इसीलिए वो उसे कांग्रेचुलेट करते हुए उसे काफी प्यार से ट्रीट करते हैं। किंग मिंग सेक्ट लीडर की तारीफ करते हुए कहता है कि आप काफी अच्छे सेक्ट लीडर हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके अंडर ये सेक्ट और भी ज्यादा ग्रो करेगा। ये बोलकर वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और अपने रेजिडेंस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। ये कहते हुए आज के बाद से मैं किंग मिंग म्याओजियांग टेरिटरी का 11th केव मास्टर हूँ और अब मेरे यहाँ कोई जगह नहीं, तो फिर मेरा रेजिडेंस भी क्यों बाकी रहे? मैंने यहाँ से अपनी सारी बिलोंगिंग्स वापस ले ली हैं और अब मेरे यहाँ कोई जरूरत नहीं। ये कहते हुए वो बड़े प्यार से हमारी जुआनशी का स्वॉर्ड उसे वापस कर देता है कि ये लो तुम्हारी स्वॉर्ड, इससे जो करना था मैं कर चुका। उस स्वॉर्ड को वापस लेते हुए जुआनशी उसे धमकी देती है कि अगर आज के बाद से दोबारा बिना पूछे मेरी स्वॉर्ड को हाथ लगाया तो इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। जुआनशी
यांगशुई सीरियस नहीं थी, बल्कि वो हमारे हीरो को टीज करे थी और ये बात उसे पता लग जाती है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी किसी भी पनिशमेंट के लिए तैयार हूँ। अब वो पावरफुल कपल वहाँ से अपनी हैप्पी लाइफ के लिए निकल जाता है। पीछे जुआन को दिखाते हैं जिसकी हालत खराब थी और उसकी सीनियर सिस्टर्स अभी भी उसे सहारा दे रही थी। उन्हें अब भी लगता है कि किंगमिंग ने काफी गलत किया और वहाँ पर अगर किसी की गलती नहीं थी तो वो जुआन था। बेवजह बेचारे उनके जूनियर ब्रदर को क्रिपल होना पड़ा, लेकिन यूजलेस होने के बावजूद भी वो उसे अकेला नहीं छोड़ेंगी। यहाँ जुआन अच्छा बनने का नाटक करते हुए इन दोनों सीनियर सिस्टर से कहता है कि मैं आप लोगों को एक सच बताना चाहता हूँ। जो भी किंगमिंग ने कहा वो सच था। मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, बल्कि ट्रांस माइग्रेट होकर आया हूँ और मेरी कल्टीवेशन भी रैपिडली इसीलिए बूस्ट हो रही थी क्योंकि मेरे पास नॉर्मल कल्टीवेटर जैसा कल्टीवेट करके पावर हासिल करने की पावर नहीं है, बल्कि कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो क्या आप लोगों को मुझसे डर नहीं लगता? ये सुनकर वो दोनों सीनियर सिस्टर कहती हैं कि नहीं, हमें तुम पे ट्रस्ट है, तुम हमारे साथ रहते आए हो, हम तुम्हें जानते हैं, तुम बिल्कुल बुरे नहीं हो जैसा कि उस किंगमिंग ने कहा था। हम जानते हैं कि तुम इतना पावरफुल इसीलिए हो रहे थे क्योंकि तुम हमारे टियानजुआन सेक्ट को एक दिन प्रोटेक्ट करोगे, इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करोगे। शायद यही तुम्हारा मकसद है। अब ये देखकर कि ये उसके हाथे चढ़ चुकी है तो अब उसे अपना सारा ध्यान किंगवे पे लगाना होगा, क्योंकि अभी अभी किंगमिंग जो उसके साथ करके गया है उसके बाद तो बहुत ही मुश्किल है कि वो उसे घास डाले, क्योंकि वो किंगवे का इस्तेमाल करते हुए अपने आने वाले मिशन को कंप्लीट करने वाला है। और इसके साथ ही आज जो किंगमिंग ने उसके साथ किया, सबके सामने उसे जलील किया और उसकी पावर छीनी, उसका बदला भी वो उससे जरूर लेगा। उसके लिए भी उसने प्लानिंग करनी स्टार्ट कर दी थी। अब देखना ये है कि आगे ये हमारे हीरो को कैसे रोकता है, क्योंकि इसी के साथ